आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा बिल जिसे महिलाओं के हक के लिए लगभग हर पार्टी का साथ मिला, आखिर वो संसद में जाकर अटक कैसे गया? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी चर्चा घूमेगी। जब सब लोग एक मत थे, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? असल में इस बिल के फेल होने का राज कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसके अंदर ही छिपा हुआ था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। विपक्षी सांसद शशि थरूर का ये बयान इस मुद्दे की गंभीरता को साफ दिखाता है। ये सिर्फ एक बिल पास या फेल होने की कहानी नहीं थी, ये एक बड़ी राजनीतिक खिंचतान बन गई थी जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। कैसे एक अच्छा इरादा एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया, चलिए परत दर परत समझते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, इस बिल का फेल होना कोई मामूली घटना नहीं थी। ये पिछले 12 सालों में पहली बार था जब कोई संवैधानिक संशोधन इस तरह से नाकाम हुआ हो। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये कहानी का पहला हिस्सा बताते हैं। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230। पहली नजर में तो ये एक जीत लगती है ना? लेकिन ये काफी नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि संविधान में बदलाव के लिए सिर्फ सादा बहुमत नहीं, बल्कि एक विशेष बहुमत चाहिए होता है, मतलब 2/3 सदस्यों का समर्थन। और ये बिल बस इसी आंकड़े से चूक गया। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग पक्ष में थे, तो बिल गिरा क्यों? असल वजह महिला आरक्षण का विरोध नहीं था। नहीं, असली वजह थे एक शर्त, एक छिपा हुआ क्लॉज जिसने इस बेहद जरूरी सुधार को एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा विवादास्पद मुद्दे से नत्थी कर दिया था। चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और इस टकराव की जड़ को पकड़ते हैं। वो शब्द है परिसीमन। सुनने में ये काफी तकनीकी लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब है देश के चुनावी नक्शे को फिर से बनाना। इसका मकसद ये पक्का करना होता है कि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे, ताकि हर एक वोट की कीमत भी लगभग बराबर हो। और ये प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 कदमों में होती है। पहले पूरे देश में जनगणना होती है, फिर एक आयोग बनाया जाता है, और आखिर में जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर सीटों की सरहदें दोबारा खींची जाती हैं। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असली पेंच यहीं पर है। और यहीं से हमारा तीसरा और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि परिसीमन सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं है, ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जो भारत की एक बहुत गहरी दरार को, उत्तर और दक्षिण के बीच की दरार को और चौड़ा कर देता है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। जिन दक्षिणी राज्यों ने, जैसे तमिलनाडु और केरल, अपनी आबादी को कंट्रोल करने में बड़ी कामयाबी पाई, उन्हें अब डर है कि इसी कामयाबी की उन्हें सजा मिलेगी और संसद में उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ये बयान पिछली स्लाइड के आंकड़ों को एक मजबूत राजनीतिक आवाज देता है। दक्षिणी राज्यों में ये भावना घर कर गई है कि उन्हें अच्छा काम करने के लिए इनाम की जगह सजा दी जा रही है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद छोटा हो जाएगा। अब कहानी के चौथे हिस्से पर आते हैं। मामला सिर्फ आरक्षण और सीटों की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इस बिल में भारतीय संसद के पूरे ढांचे को बदलने का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव भी छिपा हुआ था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 850। ये लोकसभा में सीटों की प्रस्तावित नई संख्या थी, मतलब मौजूदा 543 से सीधा 850। ये भारतीय लोकतंत्र के आकार और पैमाने में एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा बदलाव होता। और सोचिए, इस एक बदलाव का असर कहाँ कहाँ पड़ता। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की हिस्सेदारी बढ़कर 25% तक हो जाती। फिर राज्यों की विधानसभाएं भी इतनी बड़ी हो जाती कि कुछ में तो 600 से ज्यादा सदस्य होते, मतलब सरकार में मंत्रियों की संख्या भी 81 से बढ़कर 122 हो जाती। और सबसे बड़ी चिंता कि इतनी बड़ी संसद में हर सांसद को अपनी बात रखने का वक्त कम मिलता और नए कानूनों की जो जांच परख होती है वो भी कमजोर पड़ जाती। और अब हम इस पूरी बहस के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये पूरा टकराव असल में एक बिल के अंदर 2 अलग अलग बहसों का था।
तो यहाँ दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। विपक्ष का कहना था कि महिला आरक्षण को फौरन अभी के अभी लागू करो, परिसीमन और सीटों को बढ़ाने जैसे जटिल मुद्दों को बाद में देखो। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क था कि हर वोट की कीमत बराबर हो, इसके लिए परिसीमन जरूरी है और इसलिए ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी लोकतांत्रिक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सिर्फ एक बिल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि भारत जैसा विशाल और विविध देश प्रतिनिधित्व, समानता और राजनीतिक स्थिरता, इन सब के बीच एक संतुलन कैसे बनाता है। एक सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।